don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? यस, गुड मॉर्निंग मालिक अगेन। बताओ फटाफट से यार, सब अब तो प्रॉपर ना कि दो दो दिख रहे हैं कुछ। यस केशव, नितेश, भूपेन, सिमरन जी, सॉरी फॉर द डिले, आज टेक्निकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं सुबह से ही। यस, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है लेकिन ट्राई कर लेते हैं यार। ओके चलो वापस से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट ऐसे 500 के साथ। लाइए इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने ही है, पढ़कर जाने ही है, पक्का जाने। चलो सबसे पहला हम देख रहे हैं मालिक इसमें, वो है ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन। हाँ आज तो मस्त जादू हुआ था, करेक्ट नितेश भाई। चलिए भाई, ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अभी 2 अटेम्प्ट पहले ही, तो इसको पढ़कर जरूर जाना है। एविडेंस क्या है सर, इससे क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्फॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ओपिनियन विल बी बेस्ड। और ऑडिट एविडेंस में 2 चीज़ें आती है, पहला इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और दूसरा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखकर आने पड़ेंगे, एग्जाम्पल लिखकर आने पड़ेंगे भाई, है ना, ये ध्यान रखना। ओके क्या क्या एग्जाम्पल लिखोगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में? इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स, जर्नल एंट्रीज, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। रिकॉर्ड लाइक वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट्स, ये भी हम लिख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में आएगा आपका मिनट्स, रिटर्न कन्फर्मेशन और मैनुअल्स जिसमें क्या हो, इंटरनल कंट्रोल्स की डिटेल। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर शॉर्ट नोट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके ध्यान से सुनना। सफिशिएंसी रेफर करती है मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, जबकि अप्रोप्रिएटनेस मेजर करती है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी अफेक्ट होती है 2 फैक्टर से, पहला रोमम और दूसरा क्वालिटी। अगर आपको रोमम ज़्यादा लग रहा है, हायर द रोमम मोर द एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्वालिटी अगर अच्छी है एविडेंस की तो लेस विल बी रिक्वायर्ड। और इसी क्वालिटी के लिए 2 वर्ड लगते हैं, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस। रिलायबिलिटी अफेक्ट होती है 3 चीज़ों से, पहला सोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, दूसरा नेचर, रिटर्न, ओरल, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, और तीसरा सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। ये आपको ज़रूर 3 बातें लिखकर आनी पड़ेगी। एक सेपरेट क्वेश्चन जो हमको आता है, तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि सर ये सफिशिएंसी कैसे जज होती है, सफिशिएंसी कैसे जज होगी। सफिशिएंसी जज करने के लिए हमको 3 बहुत सिंपल से मुद्दे लिखने हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि हमारे पास एविडेंस की जो क्वांटिटी है वो ठीक है, हाउ इट विल बी डिसाइडेड। बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी यहाँ रोमम पढ़ा था ना, रोमम, इसी में से 2 वर्ड निकालो, एक है मटेरियलिटी और एक है रोमम। ये 2 पॉइंट तो यहीं से निकल गए क्या, देखो। मटेरियलिटी की डेफिनेशन आप सबको आती है, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ऐसा सिंपल लिखा। अब बताओ अगर कोई आइटम लेस मटेरियल है तो ज़्यादा एविडेंस चाहिए कि कम? सर लेस एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड अगर असर्शन लेस मटेरियल है, मोर एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड अगर असर्शन मोर मटेरियल है। बोलो हाँ या ना, क्या हम इसको मन से लिख पाएंगे? बोलो बोलो, क्या हम इसको मन से लिख पाएंगे? यस पक्का। इसी तरह रोमम बोलो, सर लेस एविडेंस चाहिए अगर किसी असर्शन में लेस
रिस्क है, मोर एविडेंस चाहिए अगर किसी असर्शन में मोर रिस्क है। तो पहला मटेरियलिटी, दूसरा रोमम, ये दो फैक्टर पड़े होते। तीसरा साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सफिशिएंसी किस पर डिपेंड करेगी? साइज। अगर आपकी पॉपुलेशन स्मॉलर और होमोजेनियस है तो कम एविडेंस चाहिए। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनियस है तो सैम्पलिंग में भी हम पढ़ते हैं, इसलिए स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, मोर एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड। तो ये तीन फैक्टर्स थे। सबसे पहला बोलो कौन सा था? सफिशिएंसी डिसाइड करने के लिए पहला फैक्टर है मटेरियलिटी, दूसरा फैक्टर है रोमम और तीसरा साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो ऑफ द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। यस, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोसीजर्स में हम बोलते हैं आरएपी क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं क्या आरएपी वाला पार्ट पूरा? ये हमने पहले ही ऑडिट रिस्क के साथ पढ़ लिया था क्या? आरएपी, एफएपी, बोलो ये पूरा हो गया था। हमने इसकी मेथड्स भी देख ली थी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे क्या? ऑलरेडी रिवीजन में हम ये ले चुके हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने क्या कवर किया था? ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। एफएपी में दो पार्ट हैं, आप सभी को पता है, वैसे एक बार रिपीट करते हैं, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर वो इसको समझाने का बोल दें तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहाँ से आएगा डेफिनेशन? ऐसे 330, जिसमें हम क्या बोलते हैं सर? हम इवैल्यूएट करेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल की क्या वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएगा एमएमएस को। कहाँ पर? असर्शन लेवल पे। और इसके लिए कौन सी मेथड्स आप यूज़ करते हो? तो इसके लिए आप इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस मेथड यूज़ करते हो। ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि कौन सी मेथड से हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं। देखना क्या है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ताकि पीडीसी हो पाए एमएमएस एट द असर्शन लेवल। दूसरा एफएपी का सेकंड पार्ट है हमारे पास सब्सटेंटिव, जिसमें अगेन दो पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन ऐसे 520 में हम पूरी पढ़ चुके हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसे किए जाते हैं सर? तो पहला मेथड है इंस्पेक्शन, देन इंक्वायरी, देन कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन। डिटेल में तो सब मेथड यूज़ कर लेना, डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल्स में तो सारी मेथड हम यूज़ करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर आल्सो द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब इसमें क्या करने के लिए हम ये प्रोसीजर लगा रहे हैं सर? हमने बोला था ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का एग्जामिनेशन है, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एग्जामिनेशन है, ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का एग्जामिनेशन है। अकाउंटिंग में क्या ढूंढना है सर? टू डिटेक्ट द एमएमएस। तो ये प्रोसीजर डिज़ाइन क्यों किए गए सर? ताकि हम क्या ढूंढ पाएँ, क्या डिटेक्ट कर पाएँ एमएमएस एट द असर्शन लेवल, जिसके दो पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसको हम अच्छी भाषा में सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। बोलो भाई, यस और नो? बोलिए। बोलो भाई। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सर एक और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आया हुआ है, वो है सर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस। ऐसे 500 का एक सबसे शानदार क्वेश्चन। प्रोसीजर दो हैं, आरएपी, एफएपी। कौन से मेथड यूज़ करेंगे सर? इंस्पेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? जिसमें हम एग्जामिन करते हैं या तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ असेट सेकंड। इंस्पेक्शन दो चीज़ों का हो रहा है, या तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, और सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट। ऑब्जर्वेशन सर होता है लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बिंग परफॉर्म बाय अदर्स, जैसे कि इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट के लोग करते हैं। ऐसे 501 में हमने क्या देखा सर? हम सिर्फ उसको प्रोसीजर को फॉलो होते हुए देखते हैं इसमें। लेकिन दो खास बातें, क्या लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन मेथड की, ये उसी पॉइंट पे होगा जब कोई प्रोसीजर हो रहा है। तो इट इज़ लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। ये मेथड तभी लग पाएगा जब आपको तो देखना है ना किसी प्रोसेस को, तो ये तभी हो पाएगा जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। और सेकेंडली, किस व्यक्ति ने किस तरह से ऑब्जर्व किया, एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड विल अफेक्ट द प्रोसेस और प्रोसीजर।
भाई मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन वीक है, आपने ध्यान से नहीं देखा, तो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की ये बड़ी लिमिटेशन है। पहला, वो उसी पॉइंट पे होगा, उस मोमेंट पे ही होगा, टू द पॉइंट इन टाइम, ये लिमिटेड है। ऐसा नहीं होगा कि इन्वेंट्री आज 10 तारीख को काउंट हो रही है, मैं 11 को पहुंचूं, नहीं हो पाएगा। सेकंड, ऑब्जर्वेशन का लिमिटेशन है कि हर एक पर्सन किस तरह से ऑब्जर्व करता है, इससे भी प्रोसेस या परफॉर्म अफेक्ट करती है। थर्ड, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ, रिकैलकुलेशन, जिसका मेन वर्ड है चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आइदर परफॉर्म मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। रीपरफॉर्मेंस की डेफिनेशन अच्छी है, ध्यान से देखना, हमारा खुद का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स, जो ओरिजिनली किसने परफॉर्म कर दी, ऑलरेडी परफॉर्म, ओरिजिनली परफॉर्म बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, लाइक बीआरएस को रिकैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन शीट को रिकैलकुलेट करना, रीपरफॉर्मेंस करके देखना। एनालिटिकल की डेफिनेशन हमको आती है। इंक्वायरी में मेन वर्ड है सीकिंग द इंफॉर्मेशन, मांगना, डिमांड द इंफॉर्मेशन, किससे, नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, इनसाइड हो या आउटसाइड। और सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होती है एक्सटेंसिवली वो है इंक्वायरी। ये बात आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। हमने इंक्वायरी पे क्लास में शॉर्ट नोट भी बनाया था, इंस्पेक्शन पे शॉर्ट नोट भी बनता है, प्लीज़ उसको ज़रूर देख के जाना। ओके, क्लियर। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सर, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, और हमारी रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के कौन से जनरल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, जनरलाइजेशन वर्ड से, जनरलाइजेशंस और प्रिंसिपल्स जिस पर रिलायबिलिटी डिपेंडेंट है। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला, माना कि एक्सेप्शन तो एग्जिस्ट हमेशा ही करेंगे, लेकिन फिर भी ऑडिट एविडेंस के बारे में ये सामान्य बातें, ये जनरलाइजेशन, ये बातें हमेशा अप्लाई होती, रिलायबिलिटी के लिए हमेशा यूजफुल हो सकती है, एक्सेप्शन हमेशा हो सकते हैं। पहला जनरल प्रिंसिपल हमेशा ही क्या है सर, रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की विल इंक्रीज इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। अब इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कि एक्सटर्नल एविडेंस है लेकिन कम रिलायबल है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल रूल हमेशा एविडेंस की रिलायबिलिटी पे क्या होता है दोस्तों, कि एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है इंटरनल से। सेकंड, अगर आपकी ऑडिट एविडेंस जो इंटरनली जनरेट हो रही है उसकी रिलायबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब उससे रिलेटेड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये भी कैसी है, इफेक्टिव है। रिलेटेड कंट्रोल्स कैसे हैं, इफेक्टिव है, जिससे ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। तो पहला क्या था, सिंपल भाषा में एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। सेकंड हो गया इंटरनल इज रिलायबल इफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिससे ये इंफॉर्मेशन जनरेट होती है आर इफेक्टिव। थर्ड क्या बोलोगे, एविडेंस विच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल देन एविडेंस विच इज ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली और बाय इन्फ्रेंस। ओके। फोर्थ, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन ऑब्टेन्ड ओरली। एंड फिफ्थ, ऑडिट एविडेंस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर मोर रिलायबल रेदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय फोटोकॉपीज और डॉक्यूमेंट विच आर फिल्म्ड विच आर डिजिटाइज्ड, उससे ज़्यादा भरोसेमंद कौन से हैं, ओरिजिनल। तो बोले 3 वर्ड, जो ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करेगा वो ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन इनडायरेक्टली और इन्फ्रेंसेस। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ज़्यादा रिलायबल है ओरल से, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा ज़्यादा रिलायबल है फ्रॉम फोटोकॉपीज एंड डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट और फिल्म्ड डॉक्यूमेंट। क्या ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है? यस सर, ये लगातार क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पे कुछ लिखे तो ये तो हो गए प्रिंसिपल्स। अगर अब हम इनकी डेफिनेशन के पार्ट पे जाएं कि सर रेलिवेंस किसको मानते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जिसका एक दूसरे से लॉजिकल कनेक्शन हो विद द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर, या लॉजिकल कनेक्शन बियरिंग ऑन द प्रोसीजर। 2 वर्ड है, या तो विथ या बियरिंग अपॉन, 2 अलग अलग वर्ड है। लॉजिकल कनेक्शन विद द प्रोसीजर, लॉजिकल कनेक्शन बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर। जिस चीज़ को आप एग्जामिन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, जैसे परचेस चेक कर रहे हो तो रेलिवेंस क्या आएगा, सेल बिल। परचेस के एंट्री के लिए रेलिवेंस किसका होगा, सेल बिल का। बोलो, परचेज में रेलिवेंस किसका करेंगे हम,
बोलिए भाई लोग, है ना। तो रेलिवेंस लॉजिकल कनेक्शन विथ और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर्स एंड द असर्शन अंडर द चेकिंग अंडर द एग्जामिनेशन। अब अगर आपको ओवर स्टेटमेंट चेक करना है, एग्जाम्पल जोड़ देना इसमें, यदि आपको ओवर स्टेटमेंट चेक करना है किसका, क्रेडिटर का, तो क्या करेंगे सर हम, ऐसे में रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करना एक अच्छा प्रोसीजर हो सकता है, लॉजिकल कनेक्शन बैठता है। लेकिन यदि आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करना है वैल्यूएशन का या एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स का, तो सिर्फ रिकॉर्डेड अमाउंट्स देखना ठीक नहीं होगा, उसकी बजाय आपको सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, अनपेड इनवॉइसेस, सप्लायर का स्टेटमेंट, ये सब देखना चाहिए। ये ज़्यादा बेटर रेलिवेंट प्रोसीजर है। तो जब हम ओवर स्टेट की बात करते हैं क्रेडिटर्स में, परचेज बढ़ा रखी है आपने, क्रेडिटर बढ़ा रखे हैं आपने, तो सिर्फ रिकॉर्डेड अमाउंट से भी चेक कर लेते हैं। लेकिन अंडर स्टेट जब किया है तो हमको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। रिलायबिलिटी पे ऑलरेडी हमने जनरल प्रिंसिपल्स देख ही लिए हैं, ये सब जनरलाइजेशंस देख लिया। रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है सोर्स, नेचर और सर्कमस्टेंस, SNC, ये भी हमने देख लिया। रेलिवेंस की डेफिनेशन पहली बार आप यहाँ पर पढ़ते हो, इसके अलावा कहीं पे ये डेफिनेशन नहीं है। तो सर ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के खत्म होता है। यस, चलो नेक्स्ट, एक्सपर्ट की ज़रूरत कब पड़ती है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या होगी। एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास किसी फील्ड का एक्सपर्टाइज है अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि वो तो हमारे पास है। तो हम अकाउंट्स और ऑडिट के एक्सपर्ट है या कोई और एक्सपर्ट है, सर वो तो हम ही है। तो किसी और व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई एक्सपर्टाइज है, इन दैट फील्ड इट इज़ यूज बाय द एंटिटी। जैसे कोई इंजीनियर है, उसकी एक्सपर्टाइज को एंटिटी यूज़ कर रही है, किस लिए, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला, क्या एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट, कैपेबल और ऑब्जेक्टिव है, उसका वर्क हमको समझ पड़ता है क्या, और उसका वर्क हमको अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या। इंजीनियर ने बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया, तो असर्शन कौन सा हो गया, वैल्यूएशन, जिसको हम भी चेक करेंगे क्या उसका वर्क अप्रोप्रिएट लग रहा है उस असर्शन के लिए। ये हम नॉर्मली एग्जामिन करेंगे, कंसीडर करेंगे। माना कि एक्सपर्ट वो है, लेकिन कॉमन सेंस पे हम भी चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की CCO क्या है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके वर्क को समझो, उसने कैसे वैल्यू किया और क्या वो वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है। यस, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट ट्रेल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल को क्या बोलते हैं सर, डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट किस तरह से एक अकाउंटिंग एंट्री में कन्वर्ट होता है और वहाँ से वो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक की ट्रैवलिंग करता है, यात्रा करता है सिंपल हिंदी में। ट्रांजैक्शन शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, इसका मुझे 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट, कनेक्शन टू कनेक्शन, डॉट टू डॉट मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेड फ्लो। अच्छा, सिर्फ फ्लो नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है आपके पास, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है आपने कि परचेज का ट्रांजैक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा और परचेज का ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे एंड होगा। सेल का ट्रांजैक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टार्ट होगा और सेल का ट्रांजैक्शन कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुँचेगा। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक परचेज बिल और सेल्स बिल कैसे कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा एंट्री में, फिर एंट्री से लेजर, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, टीबी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरह से वो इंसर्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहलाता है आपका डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिट ट्रेल। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिसमें अकाउंटिंग, ट्रेड डिटेल और अदर फाइनेंशियल डाटा ट्रेस किया जा सकता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सोर्स क्या था, कहां से ट्रांजैक्शन शुरू होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचा। ये ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन है। करेक्ट सिमरन। अब इसके कुछ फायदे गिनाना, आंसर तो बहुत बड़ा है लेकिन 3-4 लाइन हम आराम से लिख सकते हैं। ऑडिट ट्रेल को हम यूज कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ऑडिट ट्रेल हमको हेल्प करता है रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम और यूज़र एक्टिविटी में। जैसे बैंक्स में एक ट्रैक रख सकते हो कि कब कब किस किस ने लॉग ऑन किया, किस किस ने कौन से डिवाइस से यूज़ किया। आपको भी आपके मोबाइल, आपके जीमेल, आपके फेसबुक, इंस्टा, अगर अलग अलग ऐप, अलग अलग डिवाइस से आप लॉगिन करते हो तो उस एक्टिविटी का ट्रैक मिलता है। तो ये ऑडिट ट्रेल का फ़ायदा है। नुकसान सर इसमें कॉस्ट बहुत लगती है।
क्योंकि इस तरह के ऑडिट ट्रेल रखना सिस्टम एक्सपेंडिचर डिमांड करता है। तो कॉस्ट इज़ नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व। आपको डाटा एनालिसिस भी करना पड़ेगा उसका। आजकल हालांकि ऑटोमेटेड टूल्स हैं, कैट है, CAAT हमने पढ़ा था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो आप ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करो ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आराम से ऑडिट ट्रेल से निकाला जा सके। क्लियर? तो एक ऑडिट ट्रेल की डेफिनेशन आप करेंगे, अदर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, एक आता है आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अजर्शन, इम्प्लाइड एक्सप्रेस बोल सकते हैं। अजर्शन नॉर्मली कैसे होते हैं? इम्प्लाइड होते हैं। अजर्शन हमेशा कैसे होते हैं? इम्प्लाइड ही होते हैं, जब तक कि एक्सप्लिसिटली कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको पुटअप ना किया जाए। आप जानते हैं दो तरह से डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं या इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। हमेशा अजर्शन कैसे? इम्प्लाइड है सर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक का बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब उन्होंने परचेज किया, ये इम्प्लाइड है। जब तक कि एक्सप्लिसिट ना हो। अब एक्सप्लिसिट की जरूरत कब पड़ती है? दे आर मेड व्हेन, अगर हमने एक्सप्लिसिट अजर्शन नहीं दिया तो क्या होगा? रीडर जो है उसको एक इनकम्प्लीट पिक्चर मिलेगी या मिसलीडिंग पिक्चर मिलेगी। लाइक आपने सिक्योर्ड लोन तो शो कर दिया 4 लाख का, अब इसमें ना तो लेंडर बताया, ना नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इम्प्लाइडली दिख तो रहा है कि चलो लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन है मतलब सिक्योरिटी भी दी होगी, लोन है मतलब कोई लेंडर भी होगा, ये इम्प्लाइड है, लेकिन मुझे इनकम्प्लीट पिक्चर दिखती है। तो ऐसे में करेक्ट अप्रिसिएशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्पेसिफिकली हम मेंशन करते हैं बैंक का नाम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, ये कहलाता है एक्सप्लिसिट अजर्शन। अच्छा, नेगेटिव अजर्शंस भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी। नेगेटिव कैसे होता है सर? अगर बैलेंस शीट के बिलो द बैलेंस शीट यहाँ कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी शो नहीं है, तो आप इम्प्लाइड मैनर में समझते हो ना कि कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होगी, ये नेगेटिव अजर्शन हो गया। अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग नाम का कोई आइटम नहीं है तो आप नेगेटिव अजर्शन क्या निकालते हो? सर एंटिटी के पास कोई बिल्डिंग की ऑनरशिप नहीं है, तो नेगेटिव अजर्शन भी एक्सप्रेस हो सकते हैं और इम्प्लाइड हो सकते हैं। अभी हमने बोला कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं दिख रही, नेगेटिव इम्प्लाइड अजर्शन, इम्प्लाइड नेगेटिव इम्प्लाइड अजर्शन बोलता है इनके पास ऑनरशिप नहीं है। एक्सप्रेस करना हो तो आप नॉट लगा के स्पेसिफिकली लिख दो देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो आपने नेगेटिव अजर्शन एक्सप्रेसली दिया। बोलो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझ पड़ा क्या? ये भी आपके मॉड्यूल का ही पार्ट है, आराम से इस वाले पार्ट को वॉच करो। एक पॉजिटिव मैनर में, एक नेगेटिव मैनर में, उसमें फिर 2 पार्ट कर लेना। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें फिर एक्सप्रेस इम्प्लाइड, इसमें फिर एक्सप्रेस इम्प्लाइड। मोस्टली इम्प्लाइड ही होते हैं, कभी कभी एक्सप्रेस मैनर में शो करना पड़ सकता है। ये वो आंसर है जो शायद आपसे छूट जाए, तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया। आराम से कंटिंजेंट लायबिलिटी और बिल्डिंग का एग्जाम्पल आप मन से दे सकते हो, कोई वांदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बोलो भाई भाई, आया क्या समझ? यस ये था ऐसे 500 के सारे मेन क्वेश्चंस। कुछ छूटा है क्या एक बार और देख लेते हैं हम, है ना। और यहां से हम शिफ्ट करेंगे कहां पर? हमारे इंटरनल कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। देखिए ये मैंने आपको नोट्स जो क्लास में हैंड रिटन लिखवाए थे सारे, उसमें हमने इस तरह से क्वेश्चन आंसर देखे थे। ये ऑडिट एविडेंस हमने देख लिया, ओके। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स
टाइप्स देख लिया डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड सोर्स, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये आंसर आपका हो गया। सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस पे आपका शॉर्ट नोट हमने ऑलरेडी देख लिया। रेलिवेंस रिलायबिलिटी में हमने अभी वर्ड पढ़ा, लॉजिकल कनेक्शन विथ और बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द असर्शन, ये भी हमने देख लिया। जनरल प्रिंसिपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसको 4 मार्क्स के लिए लिखा था पहले भी। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द सफिशिएंसी, तो मटेरियलिटी प्लस रोमम प्लस साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये तीनों भी हमने लिख लिए। ऑडिट प्रोसीजर्स में मेथड्स क्या क्या है सर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फोर्थ मेथड इज रिकैलकुलेशन, देन रीपरफॉर्मेंस, देन एनालिटिकल और आखिरी है इंक्वायरी। ठीक है, अब इंक्वायरी पे जो शॉर्ट नोट हमने बनाया था इसको मैं और एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि माना कि इंक्वायरी अपने आप में, ये क्वेश्चन अलग से है कि माना कि इंक्वायरी अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे सकती, पर आप दूसरे मेथड्स का यूज़ करके इसका बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इंक्वायरी में प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस, पूछताछ तो करनी है, क्वेश्चन आंसर राउंड तो खेलना है, लेकिन इंक्वायरी अकेले सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती। इस पर अगर आपको कमेंट करना हो तो मैंने आपको इसमें स्टेप्स बताई थी, एक बार स्टेप्स देख लो। सबसे पहले हम इंक्वायरी की डेफिनेशन लिख देंगे, सीकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इनसाइड, आउटसाइड द एंटिटी, ये हो गई डेफिनेशन। दूसरा यूज टाइटल दिया था मैंने आपको, यूज, जो लोग मुझसे पढ़े हुए नहीं है चाहें तो ये टाइटल लिख सकते हैं कि इंक्वायरी के ये 4-5 पॉइंट से हम आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। यूज क्या है सर, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड throughout the audit in addition to other audit methods or procedures। एक्सटेंसिवली बोल रहे हैं, इंक्वायरी के साथ आप इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस का भी यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी हमने देखा था इंक्वायरी सबसे अच्छा तरीका, रीपरफॉर्मेंस सबसे अच्छा, इफिशिएंसी, इफेक्टिव मेथड के हमने पॉइंट्स देखे थे, लेकिन बेस्ट हमने बोला था इंक्वायरी के साथ कोई दूसरा मेथड आप यूज़ करो। अब कैसे होती है इंक्वायरी, तो फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी से लेके इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज दोनों इसमें कंसिडर होती है। तो हमने बोला पहले क्या लिख देंगे, डेफिनेशन, देन यूज एक्सटेंसिवली बट अलॉन्ग विद अदर प्रोसीजर, हाउ इट विल बी यूज्ड, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन पूछा तो सर फिर रिस्पॉन्स भी तो आएगा, उस रिस्पॉन्स को हमको इवैल्यूएट करना, ये हमारे प्रोसीजर का इंटीग्रल पार्ट है, इंक्वायरी प्रोसेस का एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट, एक इंटीग्रल पार्ट। फिर बेनिफिट्स लिख दो कि इंक्वायरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सर हम जब रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करेंगे ना, हमको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच वॉज नॉट प्रीवियसली पजेस्ड बाय द ऑडिटर और विथ कॉरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। आपको इंक्वायरी 2 चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, इन्फॉर्मेशन विच वॉज नॉट प्रीवियसली पजेस्ड और कॉरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। कई बार हमको इंक्वायरी से एक और फ़ायदा होता है, हमको अब जो इंक्वायरी में इंफॉर्मेशन आ रही है, रिस्पॉन्सेज में इंफॉर्मेशन आ रही है, इट मे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वाज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। अब जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो शुरू में हमारे जो नॉलेज थी, हमारा जो इंफॉर्मेशन था उससे डिफर कर सकती है। क्लियर। फिर आखिरी में ये आंसर लिख देना कि लिमिटेशन क्या है सर इंक्वायरी की। माना कि इंक्वायरी इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस देती है बट alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence। इंक्वायरी से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि देयर इज absence ऑफ MMS एट द assertion लेवल, ना ही इंक्वायरी से ये तय कर सकते हो कि दैट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज़ वेरी गुड, है ना। तो हम ऑडिट एविडेंस तो पता लगा लेंगे, लेकिन ये अकेले अपने आप में हमको इन 2 चीज़ों का कंफर्मेशन नहीं देती, दैट देयर इज़ नो MMS और देयर इज़ वेरी गुड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं होगा। ये इंक्वायरी का एक छोटा सा आंसर जो अभी चार्ट में नहीं था वो मैंने लिखवाया। मैनेजमेंट एक्सपर्ट लिख चुके हैं हम, CCO देख लिया हमने, देखा ना कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी वाला आंसर। एक मैनेजमेंट का अगर आप यूज़ कर रहे हो, एक्सपर्ट का, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, वो किन फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है, उसका NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऐसा चार्ट में भी था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ मैंने छोड़ा, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज़ कर रहे हो और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिट एविडेंस में यूज़ हो रही है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे NTE को अफेक्ट कर सकते हैं। तो व्हेन एनी इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस विच वाज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कोई भी सबूत, आराम से सुनना, कोई भी ऑडिट एविडेंस जिसको मैं यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन प्रिपरेशन किसने की है, एंटिटी ने भी नहीं की, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने की। तो NTE, मेरे NTE ऑफ प्रोसीजर्स किन बातों से अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक जिस चीज़ पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन या एडवाइस या वैल्यूएशन या कुछ भी दिया है रिपोर्ट में, उसमें रोमम कितनी है,
दूसरा, वो जो एक्सपर्ट है वो किस तरह के मैटर को डील कर रहा है। मैटर सिंपल है तो मेरे एनटीई कम होंगे, मैटर कॉम्प्लेक्स है तो मेरे एनटीई भी ज़्यादा होंगे। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क किससे रिलेट करता है, उस पर भी तो डिपेंडेंट है ये। तो बोलते जाए बड़ा इजी आंसर लगेगा आपको। देखो इधर N+C इज नेचर प्लस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, सेकंड इज रोमम, है ना। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करना है, हम कितने प्रोसीजर लगाएंगे। तो पहले हमने बोला सर ये दो चीज़ें सिंपल सिंपल देख लो। थर्ड, आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स है क्या, एक तरीके इस बिल्डिंग वैल्यूएशन के एक से ज़्यादा मेथड्स हैं क्या, लिटिगेशन के एक से ज़्यादा एविडेंसेस हैं क्या। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस अवेलेबल हैं अगर, मेरे प्रोसीजर कम कर देना। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए ये कि नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसको खुद को बेचारे को क्या स्कोप दिया था कंपनी ने, उसका नेचर ऑफ स्कोप, नेचर क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क क्या था। तो नेचर ऑफ द वर्क, स्कोप ऑफ द वर्क एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क जो किसने दिया है, मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को प्रोवाइड किया। क्या वो कंपनी का एम्प्लॉयड है कि इंडिपेंडेंट है, मतलब ये भी, इससे भी अंतर आता है ना। अगर वो एम्प्लॉय तो थोड़ा सा अपने को डाउट रहता, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए, आप 5 पॉइंट रिपीट करें जल्दी से। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्कों को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्कों का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके एनटी ऑफ प्रोसीजर पे उसका क्या अफेक्ट हो सकता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे। सिक्स्थ, उसकी खुद की इंडिपेंडेंस। उसकी खुद की इंडिपेंडेंस कैसे, सर मैनेजमेंट कितना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। क्या मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है तो हमारा कंफर्मेशन कम रहेगा, हम प्रोसीजर बढ़ा देंगे, हमको डाउट रहेगा फिर। ओके, तो एक था मैनेजमेंट कितना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहा है, और एक है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर द वर्क। दो अलग अलग बातें, एक मैनेजमेंट कैन कंट्रोल और एक्सरसाइज और इन्फ्लुएंस, और एक है कंट्रोल्स ओवर हिज वर्क विद इन द एंटिटी कितना है। आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका पुराना नॉलेज, तो ये 2 पॉइंट एक साथ आएंगे। भाई हम भी तो ऑडिटर हैं, कोई पहली बार तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को नहीं देख रहे, हमने दूसरी एंटिटीज़ में पहले भी ऑडिट्स में देखा होगा। हमारा खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या बोलता है, इसके वर्कों को कितना रिलायबल माने, और हमारा जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसकी फील्ड का वो कैसा है। तो दो अलग अलग बातें, एक है एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क, हिज वर्क यूज़ है नहीं है, और एक हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस क्या है उसकी फील्ड के बारे में। अगर हमको थोड़ा बहुत भी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी हम हमारे प्रोसीजर्स डिसाइड कर सकते हैं। समरी में ध्यान से देखना, एनसी मतलब नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, देन रोमम, देन एनएसओ नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव, देन अवेलेबल अल्टरनेटिव एविडेंसेस। इंडिपेंडेंस को लेके 2-3 बातें। पहला, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है कि बाहर से पार्टी एंगेज हुआ है। दूसरा, इंडिपेंडेंस को लेके हम सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट कितना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके वर्क को। और इंडिपेंडेंस को लेके तीसरी चीज़ सोच रहे हैं वो है एंटिटी के अंदर कितना नेचर और एक्सटेंट है कंट्रोल का उसके वर्क को लेकर। दो चीज़ें हमारे ऊपर आ गई, हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस उसकी फील्ड का, और हमारा खुद का दूसरे ऑडिट्स पे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है कि क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करते समय क्या हमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करते समय क्या हमको हमारे प्रोसीजर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये बातें आपको सोचनी। एक बार और नज़र मार लें, शॉर्ट फॉर्म्स ये रहा है आपके लिए। समरी, हेलो हर्ष, यस हर्ष याद है मुझे। ग्रेट ग्रेट हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। अगर आप इंदौर में ही हैं तो आइएगा, क्लास पे मिलते हैं फिर, और पार्टी वार्टी दे दो यार। ग्रेट यार हर्ष, बहुत बढ़िया, मुझे ध्यान है आपका नाम। करेक्ट, सीएस एग्जीक्यूटिव में जीएसटी बढ़ाया था मैंने। थैंक यू भाई इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेट्स। चलो फ़ोन लगाना, शाम को फ्री रहता हूँ मैं, फ़ोन लगा लेना, इस नंबर पे बात कर लेंगे यार। चलिए मालिक, तो आते हैं वापस से अपने मुद्दे पे। बोलो क्या बोलते हो, क्या ये 8 पॉइंट्स हम लिख पाएंगे। चैप्टर 4 मेरे साथ रिवीजन में ही लर्न हो रहा है। वेरी गुड नितेश जी, बहुत बढ़िया। स्लो रिवीजन ही चल रहा है, बहुत फास्ट रिवीजन नहीं है ये। ऑडिट ट्रेल हमने देख लिया, डिफिनेशन, हाउ, ट्रेसिंग, इस तरह से आपको आंसर बनाना है। बेनिफिट्स के तौर पर 2 बातें, लिमिटेशन के तौर पर 2 बातें।
बहुत सारी बातें अपन ने ट्रेल्स में लिखी थी। ओके, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आरएपी एफएपी हम पढ़ चुके हैं। यस, चलिए भाई, और क्या क्वेश्चन था हमारे लिए कुछ खास? अगर हम यहाँ से एक शॉर्ट नोट और प्रिपेयर करें तो वो है इंस्पेक्शन पे, जो आपके कंपाइलर में भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कंपाइलर का क्वेश्चन इसलिए और एक बार पढ़ा रहा हूँ। इंस्पेक्शन पे शॉर्ट नोट में आप एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स वाली बात तो लिख ही दोगे, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन हमने समरी चार्ट से पढ़ी वो तो हम लिख ही देंगे। अब मान लो आपको और इसमें शॉर्ट नोट में लाइंस बढ़ानी हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? बताओ क्या क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई, मिलते हैं अपन। करेक्ट करेक्ट, यस, ग्रेट ग्रेट हर्ष, बहुत बढ़िया। चलो, इंस्पेक्शन में हम एक तो हमारी डेफिनेशन लिखेंगे। इंस्पेक्शन के दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट नोट ध्यान रखना, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि अदर मीडिया में, ये आपको मन से लिखना है। दो तरह से इंस्पेक्शन होता है, एक रिकॉर्ड्स का और एक फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट। दो तरह से होता है, पहला एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट। अब इसमें जो हम एग्जांपल्स बढ़ा रहे हैं इंस्पेक्शन का, ये जो शॉर्ट नोट हमने बढ़ाया, ये कैसे बढ़ाओगे आप ध्यान से सुनना। इंस्पेक्शन जो होता है रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, मतलब इस वाले पार्ट की। अब इसको एक्सटेंड करो आंसर को, तो इस वाले पार्ट से एक्सटेंशन शुरू करो आंसर की। क्या लिख सकते हैं? रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, इट विल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्री, डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, सोर्स। दो बातें तो हो गई, नेचर सोर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना रिलायबल ये है। आप जो इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर रहे हो वो कितना रिलायबल है, ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर एंड सोर्स। दो तो याद हो गए ना हमको। थर्ड, जो सोर्स डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं और उस पर कितना इफेक्टिवनेस है आपके कंट्रोल्स का, खासकर इंटरनल एविडेंस को लेकर। तो तीन वर्ड हो गए, नेचर पे डिपेंड करेगा कितना रिलायबल है, सोर्स पे डिपेंड करेगा कितना रिलायबल है, प्लस इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस स्पेशली इन केस ऑफ इंटरनल एविडेंस। ये हो गया आपका पहला रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन का एक एग्जाम्पल। दूसरा, इसी में एक एग्जाम्पल और बढ़ाओ, तो इंस्पेक्शन का एक एग्जाम्पल है जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज़ करते हैं, वो है कि अथोराइजेशन है या नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फॉर एविडेंस ऑफ अथोराइजेशन। मैं वाउचर देख रहा हूँ, कोई वाउचर जिस पे एंट्री लिखी हुई है, मैं क्या देखता हूँ उस पर किसी का अथोराइजेशन है या नहीं है। तो मैं समझ जाता हूँ अगर अथोराइजेशन है मतलब इनका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। तो मैं डॉक्यूमेंट देखकर भी इंटरनल कंट्रोल देखता हूँ या नहीं। जब मुझे दिखता है कि यार बॉस अथोराइजेशन है, तो मैं समझता हूँ आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है। हमने चैप्टर 5 में बहुत बार रिलेटेड पार्टी को लेके हमने कमेंट पढ़ा। बार बार रिलेटेड पार्टी में आता था कि ये ट्रांजैक्शन अथोराइज्ड होने चाहिए और एट ALP होने चाहिए। अगर ये ट्रांजैक्शन अथोराइज्ड है मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल ठीक चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने पर भी मुझे समझ में आ जाता है। यस मालिक। सेकंड, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सीधे एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे, लाइक एग्जिस्टेंस के लिए। सपोज आप रजिस्ट्री देख रहे हो, रजिस्ट्री, टाइटल डीड्स, वो देखते ही आप समझ जाओगे, डायरेक्ट एविडेंस आ जाएगा कि हाँ ये असर्शन एग्जिस्टेंस का कंफर्म हो रहा है ना। ये एक एग्जांपल मन से जोड़ना। और आखिरी अब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। ये पूरा पार्ट था आपके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का कि आप जब रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स देखते हो अलग अलग लेवल की रिलायबिलिटी आती है डिपेंडिंग अपॉन NSC। उसका एक एग्जाम्पल ऐड करना मत भूलना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस मालूम पड़ जाती है इफ़ द ट्रांजेक्शन इज अथोराइज्ड। अगर आपको रिकॉर्ड में इंस्पेक्शन करने पे दिखता है कि ट्रांजैक्शन अथोराइज्ड है, इसका एविडेंस है मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल बढ़िया चल रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस दे सकते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, ये भी रिकॉर्ड देखकर समझ में आता है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कब करना है? टेंजिबल एसेट्स का।
इससे भी क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा कि हाँ ये टेंजिबल असेट्स एग्जिस्ट तो करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको एक अजर्शन असेट के लिए, पहला अजर्शन है एग्जिस्टेंस, दूसरा अजर्शन है राइट्स एंड ऑनरशिप। अब ध्यान से देखना, जब आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हो तो यू गेट रिलायबल एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट। लेकिन क्या असेट को देखकर बता सकते हो कंपनी ही उसकी ऑनर है? बोलो। तो हमारा ये मेथड एक अजर्शन के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि दूसरा अजर्शन के लिए भी ये एविडेंस दे पाए। क्या हम ये भी मन से लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस अजर्शन सेटिस्फाई होता है, इसके लिए हमको रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिलता है, लेकिन एंटिटी ही उसकी ऑनर है, या कितनी उस असेट की वैल्यूएशन आपका तीसरा अजर्शन है, कितनी उसकी वैल्यू है, ये आपको इंस्पेक्ट करने से पता नहीं चलेगा। तो इंस्पेक्शन के 4 अलग अलग हमने पार्ट लिखे। पहला डेफिनेशन, रिलायबिलिटी डिपेंड अपॉन एनएससी, अथोराइजेशन एक एविडेंस देगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। ये एग्जाम्पल है इंस्पेक्शन का। An example of inspection is inspection of record for evidence of authorization. It will give evidence of test of control. ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव है, इसका भी एविडेंस देगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जिस्टेंस डायरेक्ट दिख जाता है कई बार कुछ एविडेंस से। टेंजिबल असेट्स की इंस्पेक्शन से एग्जिस्टेंस कंफर्म होता है, लेकिन ऑनरशिप और वैल्यूएशन कंफर्म नहीं होता। इसको हिंदी से इंग्लिश में भी आप कर सकते हो। ओके, यस, ये था इंस्पेक्शन पे एक शॉर्ट नोट। एक क्वेश्चन और जो अच्छा है, जो आता रहता है ऐसे 500 में से, वो ये वाला क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो जरा सा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें। बड़ा कहानी जैसा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये भी ऐसे 500 के लिए। क्वेश्चन आता कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडिटर वर्क, ऑडिटर का बहुत सारा काम ओपिनियन फॉर्म करते समय, इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन, कंसिस्ट करता है किसका? ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है यार। देखो आप लोग क्या लगाते हो, शुरुआती कैसे करते हैं हम तो, सर हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो ही हमको सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। इन एविडेंसेस को ही तो आपको इवैल्यूएट करना है, पहले तो गैदर करना है, ऑब्टेन करके इवैल्यूएट करना है। क्या देखते हैं इसी में, हम बोलते हैं सर हमको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना पड़ेगा, अलर्टनेस, अवेयरनेस कि एक एविडेंस दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। तो भाई इसका मतलब मेन काम तो हमारा सारा किस पे, इसी पे हम क्या फॉर्म करते हैं, इसी के बाद तो हम कंक्लूजन्स पे आते हैं, इसी से फिर ओपिनियन फॉर्म करते हैं। एविडेंस कितना कलेक्ट करना है, उसी के लिए आप सैम्पलिंग में मेथड्स पढ़ते हो, उसका डेविएशंस पढ़ते हो, इंटरनल कंट्रोल और डिटेल्स में मिस स्टेटमेंट पढ़ते हो। तो ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो ऑडिट प्रोसीजर्स में सैम्पलिंग वर्ड भी लग जाता है। सैम्पलिंग कितना करना है, डिज़ाइनिंग कैसी होगी, साइज़ कैसा होगा, मेथड क्या होगा, उसके एनालिसिस कैसे होंगे, क्या हमको पाप लगाना पड़ेंगे, ये सब आप क्यों कर रहे हो? एविडेंस के इवैल्यूएशन के लिए तो कर रहे हो। अगर आपको एविडेंस रिलायबल नहीं मिले तो आप नेगेटिव ओपिनियन भी दे सकते हो, इवन आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हो। एविडेंस ही नहीं मिला सर मुझे, तो मैं तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ऐसे 705 में ऐसा भी हमने पढ़ा है। तो पूरा ऑडिट में खेल गाय पे चल रहा है सर, चेकिंग का। हम एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? एविडेंस का। चैप्टर 5 और चैप्टर 9 पूरा गाय पे था, एविडेंसेस पे। भाई एग्जिस्टेंस देखना है, कैसे देखूं? उसके 6 पॉइंट 7 पॉइंट हमने पढ़े हर एक चीज़ के ऊपर। कंप्लीटनेस असर्शन चेक करना है, कैसे एविडेंस ऑब्टेन करूं। तो मेन काम हमारा क्या है ऑडिट में? सर मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। इसका एक शॉर्ट नोट कहानी जैसा आंसर बनाना है। आंसर बड़ा इजी, स्टेप्स बना लेना आप। पहला ये लाइन लिखना कि एविडेंस इज वेरी नेसेसरी टू सपोर्ट द ओपिनियन एंड रिपोर्ट। एक तो ये पहली लाइन। सेकंड, दे आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव इन नेचर। और ये कहाँ से आते हैं? बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द ऑडिट। तो एविडेंस नेसेसरी टू सपोर्ट द ओपिनियन, क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसीजर्स। थर्ड क्या लिखोगे इसमें? और क्या आ सकता है एविडेंस में? It may include some information which is obtained from other sources like previous audit.
एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी हमारे लिए, ये सब सोर्स के पॉइंट है कि एविडेंस के सोर्सेस क्या हो सकते हैं सर। कई बार अदर सोर्सेज हो सकते हैं, कई बार अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कभी कभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट या उसके वर्क को भी हम एविडेंस मान लेते हैं। यस तो ये तो सोर्स के बारे में 3 बातें एक के बाद एक देख ली, मेन वर्ड। अदर सोर्सेज भी, इंफॉर्मेशन भी एविडेंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के वर्क को लेकर यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस। ओके तो क्या क्या लिखा बोलो? अच्छा आंसर है इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ। क्या क्या लिखा सर? ये बहुत ज़रूरी है टू सपोर्ट द ओपिनियन एंड रिपोर्ट, इट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर। कहाँ से आएगा? प्रोसीजर से। और कहाँ से आ सकता है? सोर्सेज क्या हैं? अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं लाइक प्रीवियस ऑडिट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की तरह हमने यूज़ की है, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ऑडिट एविडेंस में क्या आता है सर? सर इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट करेगी, जो कोरोबोरेट करेगी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला था आपसे रेगुलर लेक्चर में कि सारा खेल आपके असर्शंस या रिप्रेजेंटेशन से ही शुरू होता है। इन रिप्रेजेंटेशन को एग्जामिन करने के लिए आप प्रोसीजर्स लगाते हो, इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन होता है। हमारा मेन काम क्या है? असर्शन ही तो चेक करना है। जो एंट्री है वो क्या है सर? वो असर्शन है बाय मैनेजमेंट, उसी के लिए तो मुझे एविडेंस चाहिए। और कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए उस असर्शन पे। तो एविडेंस में 2 बातें आ रही, इन्फॉर्मेशन विच सपोर्ट्स और कोरोबोरेट्स द असर्शन, या इन्फॉर्मेशन विच कॉन्ट्राडिक्ट्स सच असर्शन। तभी तो हम बोलते हैं फ्रॉड या एरर हुआ है सर। यहाँ पे असर्शन से रिलेटेड एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। और फिर फाइनली हमारे क्वेश्चन की लाइन से यहाँ कंक्लूड करना कि मोस्ट ऑफ द ऑडिटर वर्क इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंसेस। बोलो क्या आंसर बना पाएंगे? मेथड्स के नाम लिखना हो तो लिख देना सारे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मन से ही लिखना कि बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसी के लिए। तो एक नया क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपको जो समरी चार्ट में कवर नहीं हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस, मोस्ट ऑफ द ऑडिटर वर्क कंसिस्ट ऑफ। पूरे ऑडिट में मेन काम क्या है? मेरा मेन काम यही है सर, इवैल्यूएट करना। क्यों करना? क्योंकि असर्शंस चेक करने। मैंने बोला था एक लेक्चर में पूरा खेल ऑडिट का किस पे चल रहा है? असर्शन से। इन असर्शन को चेक करने के लिए आप इतना सारा प्रोसीजर्स, इतने सारे एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो। एक भी असर्शन गलत गया तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी एंड परवेजिवनेस। ये पूरा यहाँ भैया 1 घंटा लगा लगभग हमको, हाँ 50 मिनट लगे। ये ऐसे 500 के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। क्या बोलते हो? यस। अब आते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। उसके हमारे पास 4 मेथड्स है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 पे आ रहा हूँ मैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमने देख लिया, ऐसे 320 हमने देख लिया, आप समरी चार्ट से भी देख सकते हो। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये टाइटल है हमारा चैप्टर 3 का। इंटरनल कंट्रोल पे 1-2 कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये कहाँ से आएगी? ऐसे 315 से आएगी। ऐसे 315 में इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन कहाँ से आएगी? तो सर पहले नाम लिख देना ऐसे का, फिर बोलना इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस विच इज DIM, हमने बोला था डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड और मेंटेन्ड बाय TCWG मैनेजमेंट अदर पर्सन। किस लिए? रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, इसके लिए आप कुछ प्रोसेस, प्रोसीजर, रूल्स डिजाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और फिर मेंटेन भी करते हो। 4 ऑब्जेक्टिव मेन है। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था रेस। रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट। बोलो रेस, रिलायबिलिटी, असेट्स, इफिशिएंसी एंड कंप्लायंस, 4 पार्ट। यस, ओके। क्या बेनिफिट है सर इंटरनल कंट्रोल को समझने का? पहला बेनिफिट, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन से टाइप के पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। और इसी के बाद आती है फिर आपकी कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई। कोई भी मिस स्टेटमेंट जब PDC नहीं कर पाता आपका कंट्रोल सिस्टम, तो हम मानते हैं कि वहाँ कंट्रोल रिस्क अराइज हुई है। तो पहले सिस्टम समझ लो ताकि कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकता है ये हमको समझ में आए। दूसरा, ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स ऑफ रोमम। और तीसरा, NTE ऑफ FAP। तो बेसिकली यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया अंडरस्टैंड करके, तो ये हो गया आपका RAP का पार्ट।
और तीसरा बेनिफिट है वो है एंटी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ FAP सोचना। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल की सर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। यस, तभी तो हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देख सकते। फटाफट से टाइटल की रीडिंग लें, देखें इसमें से कौन कौन से टाइटल पे हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं। बताएं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में आपने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशन है। लाइक कुछ भी हो जाए, कितने अच्छा सिस्टम हो, हाउ इफेक्टिव इट मे बी, बट इट कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, FRO फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल में ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है जो कि फॉल्टी हो सकता है और ब्रेकडाउन ला सकता है इंटरनल कंट्रोल में ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। तो सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन, हमेशा कोई ना कोई इंसान तो इन्वॉल्व है ही, वो जजमेंट गलत ले सकता है, फॉल्टी जजमेंट हो सकते हैं, ब्रेकडाउन से ह्यूमन एरर की वजह से सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। थर्ड, कई बार किसी कंट्रोल सिस्टम या ऑपरेशन को इसलिए इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है उसको लोग पर्पस नहीं समझ पाते। एक्सेप्शन रिपोर्ट निकल रही है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, बट उसको इफेक्टिवली कोई व्यक्ति यूज ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आपका एम्प्लॉई उसका पर्पस ही नहीं समझ पा रहा कि कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाया गया। लाइक कई बार तो हम ट्रैफिक सिग्नल का पर्पस नहीं समझ पाते। दोस्तों, आपके और मेरे लिए बनाया गया है ट्रैफिक सिस्टम, हम इसी को जंप करवा देते हैं रेड में, हम ही पर्पस नहीं समझ रहे। तो सिस्टम तो है पर इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा, उसका ऑपरेशन इसलिए इफेक्टिव नहीं हो रहा कि जो इन्फॉर्मेशन आती है कंट्रोल से उसको कोई इफेक्टिवली यूज ही नहीं करना जानता। फोर्थ, हमेशा ही आप जानते हैं मिली भगत, कॉल्यूशन, कोई भी कंट्रोल सिस्टम सर्कमेंट हो सकता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉल्यूशन कर लें या मैनेजमेंट खुद ही इसको ओवरराइड कर दे। फिफ्थ, मैनेजमेंट जब सिस्टम बनाता है तो अपने जजमेंट्स के आधार पर बनाता है, जो रिस्क उनको दिखती है उसके बेसिस पे हम इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं। जो हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो हमको रिस्क एज्यूम करना है। अब होता है वही है कि मैनेजमेंट जब सिस्टम डिज़ाइन करता है या इम्प्लीमेंट करता है तो मैनेजमेंट अपने जजमेंट्स को बेस बनाता है कि हम किस तरह का कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस तरह की रिस्क हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मान लो आपने ताला लगाया, आपने 2 गार्ड भी खड़े कर दिए कि घर में चोरी ना हो, फैक्ट्री में चोरी ना हो, आपने अपने जजमेंट के आधार पर कंट्रोल बनाया, 2 गार्ड लॉक लगा दिया, CCTV लगा दी। अब जो चोर थे वो नीचे से एंटर ही नहीं हुए, वो तो छत से POP तोड़ के एंटर हुए। ये तो आपने सोचा ही नहीं था। तो जो सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं वो हम जो रिस्क एज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। अब उसमें हमेशा ही रिस्क क्रिएट हो जाती है। और आखिरी था, स्मॉल एंटिटीज़ में चूंकि फ्यूअर एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वहाँ पॉसिबल नहीं है। एक ऑनर में एक लिमिटेशन ये स्मॉल एंटिटी में कि कम होने की वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो सकता, ये लॉस है। लेकिन एक फ़ायदा क्या है सर, वहाँ ऑनर मैनेजर जो है सेम पर्सन है, वो खुद इफेक्टिव ओवरसाइट रखता है, तो कहीं ना कहीं इस लॉस को कंपनसेट कर देता है कि ज़्यादा एम्प्लॉई नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन ऑनर मैनेजर खुद ही गद्दी पे बैठा हुआ है, गल्ले पे बैठा हुआ है, मेन दुकान पे बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली नज़र रख पाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस लिमिटेशन को कुछ हद तक कम कर देता है। बोले क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला, इट कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, कॉलिजन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। वो इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट होता है जो रिस्क वो एज्यूम करते हैं उस अकॉर्डिंग कंट्रोल बनता है। लेकिन चोर जो होता है ना, आपका कंट्रोल सिस्टम तोड़ देता है। और लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, तो ये एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के जाना इसको। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशंस, आईटी सिस्टम के क्या बेनिफिट है और आईटी सिस्टम की क्या रिस्क है, ये हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में देख चुके हैं। अनऑथोराइज्ड डाटा, चेंजेस, प्रोग्राम एक्सेस, पोटेंशियल लॉस, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग डाटा, ये सब हमने देख लिया है, बेनिफिट्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के क्या क्या बेनिफिट एक ऑडिटर को हो सकते हैं, तो हम 4 से 5 पॉइंट इसमें इजी वाले याद करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने से ऑडिटर को कुछ जानकारी मिलती है। सबसे पहला, इट इनेबल द ऑडिटर टू नो वेदर, सबसे पहला फ्रॉड्स एंड एरर्स, FE ऑर्डिनरी कोर्स में कहाँ हो सकते हैं, ये उसको समझने का मौका मिलता है। टू नो
to know the frauds and errors in the ordinary course of operations of business. ओके, सेकंड उसको समझने का मौका मिलता है कि वेदर क्या ये सिस्टम यूज में है, क्या ये सिस्टम ऑपरेटिव है. थर्ड, आपके पास कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या इफेक्टिवली ऑपरेट करता हुआ. फोर्थ, कौन सा एरिया है जहाँ पे कंट्रोल वीक है, कौन सा एरिया है जहाँ पे कंट्रोल एक्सेसिव है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वीकनेस और एक्सेसिवनेस दोनों को ही अवॉइड करना आपको. तो फिफ्थ, बहुत इजी वाला बोलो, सजेशंस वो दे सकता है इंप्रूव करने के लिए. वो चेक कर सकता है कि आपका सेफगार्डिंग ऑफ असेट है या नहीं, कंट्रोल्स एडिक्वेट है या नहीं है. तो चलो बताओ, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है. तो इट विल इनेबल द ऑडिटर टू नो वेदर, सबसे पहला, फ्रॉड्स और एरर्स रेगुलर बिजनेस में, ऑपरेशंस में कहाँ हो रहा है, सिस्टम यूज में है, ऑपरेट हो रहा है एज प्लान्ड जैसा सोचा था, क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है, कौन से कंट्रोल्स वीक है, कहाँ पे कंट्रोल्स एक्सेसिव हैं. फिर कंट्रोल से क्या आपकी असेट सेफगार्ड हो रही है, इंप्रूवमेंट के लिए वो सजेशन दे सकता है. 5 तो ये हो गए. 6th भी बहुत इजी है, क्या आपको इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी ऑडिट टेक्निक और आपके ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट हैं क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने के लिए, और कितनी रिलायबल है आपकी रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट RRC. ये इवैल्यूएशन करने के बेनिफिट है इंटरनल कंट्रोल के. तो मेन वर्ड बोलो, पहला फ्रॉड और एरर, दूसरा यूज और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एज प्लान, तीसरा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है क्या, चौथा कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एक्सेसिव है, पांचवा सेफगार्डिंग ऑफ असेट हो रही है क्या, छठा आप सजेशंस दे सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए, सातवां आपके टूल्स और प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट हैं क्या. हिंदी में बोल देना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, तो भी आपका आंसर सही चला जाएगा. ओके, बोलो जल्दी से, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें, बताएं भैया बेनिफिट्स क्वेश्चन आ सकता है. इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं सबसे पहले. यस, एक और क्वेश्चन इसी तरह का आता है कि हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना पड़ेगा यदि हम एक अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं. तो ऑडिट प्रोग्राम के लिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझो फॉर मेकिंग ऑडिट प्रोग्राम्स, चैप्टर 2 से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी आंसर है, मन से लिख सकते हो. ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम ओनली व्हेन he has obtained sufficient and satisfactory understanding of the controls, कंट्रोल की डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल का एग्जिस्टेंस, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस और कंट्रोल्स की कंटिन्यूटी. हम 3 वर्ड यूज करते हैं, DIM या EEC. सिंपल भाषा में बोलते हैं यूज, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए भी यूज वर्ड आता है. अगर आपने सिस्टम नहीं समझा तो आप क्या करोगे सर, बहुत इजी आंसर है, आराम से सुनना हिंदी में, बहुत इजी. मैं हिंदी बोल देता हूँ पहले. ऑडिटर एक एंटायर ऑडिट प्रोग्राम तभी फॉर्मुलेट कर सकता है जब उसने सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग ले लियो ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड देयर ऑपरेशंस. अगर वो ऐसा नहीं करता, इफ यू डू नॉट स्टडी, डज नॉट स्टडी द ICS, तो उसका प्रोग्राम कैसा हो सकता है. 2 मेन वर्ड बोलो, अनवाइडली एंड अननेसेसरीली हैवी, और आपका ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो जाएगा ऑडिट करने का. आपका ऑडिट प्रोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा अननेसेसरीली, क्योंकि आपने सिस्टम समझा ही नहीं है. थर्ड स्टेप, अगर आप इसका रिव्यू कर लेते हो तो इससे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कंट्रोल्स को एसिमुलेट करने का, उनके इम्प्लीकेशंस को समझने का, और ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑडिट प्रोग्राम को फ्रेम करने का. आराम से देखो, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हम बना पा रहे हैं. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सिस्टम को समझो ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चैप्टर 3 का हमने ऑलरेडी ऐसे 320 देखा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखा, ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स, RAP और FAP भी देख लिया था, और ये और इंटरनल कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ देख रहे हैं. इनको ज़रूर आप पढ़ के जा सकते हैं.
तो पहला ये तभी बनेगा जब आपने समझा हो, नहीं समझोगे तो अननेसेसरीली अनवाइडली हेवी हो जाएगा और ऑडिट का पर्पस ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो जाएगा। रिव्यू करने से आपको टाइम मिलेगा टू एसिमुलेट द कंट्रोल, इम्प्लीकेशंस को समझने में और मोर ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑडिट प्रोग्राम को फ्रेम करने में। इसी की वजह से ऑडिटर क्या कर पाएगा, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट द वीकनेस एंड द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। जब आप ये समझोगे तो ही आपके ऑडिट प्रोग्राम से आप सजेशंस प्लस वीकनेसेस दोनों बता पाओगे। और बताओ इसके अलावा सर ऑडिट प्रोग्राम में कौन सा प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है, ये भी आपको समझ पड़ने लग जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम में आपको कौन सा टूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स, टेक्निक यूज़ करना है, ये भी आपको इजीली समझ में आएगा। तो बहुत इजी आंसर है मालिक, ये छोड़ के मत जाना। ये एक दो क्वेश्चन जो बताए मैंने, जैसे बेनिफिट ऑडिट प्रोग्राम के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आते रहते हैं। इवैल्यूएशन करने की 4 इंपॉर्टेंट मेथड हमारे लिए जो एग्जाम में लगातार रिपीट होती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, इसलिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस हैं। 4 मेथड्स के नाम बोलो जो आपको मालूम है। नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल और फ्लो चार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड और चेकलिस्ट पे पहले भी एमसीक्यू आए हुए हैं। नैरेटिव रिकॉर्ड और चेकलिस्ट में पढ़ें उसके पहले हम सबसे पहले समझते हैं आईसीक्यू। इसके मैं मेन वर्ड्स बता रहा हूँ जिससे ये आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई लोगों। सबसे पहला, सर ये क्या है, मेरे साथ एक्शन करना। सर कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, नाम ही क्वेश्चन है। अरे यार हिंदी में प्रश्नावली बोलते हैं तो क्वेश्चन की सीरीज तो होनी ही चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। ओके, एडवांटेज क्या है सर, देखना ये सब मैंने एडवांटेज के तौर पर आपको ये सारे सिंगल लाइनर्स दिए हैं ताकि आपका आंसर अच्छा बन जाए। इजी आंसर है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ method for collecting the information about existence, effectiveness, efficiency of the internal control system। वापस से बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मेरे साथ साथ बोलो, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड या फॉर्म फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम की। थर्ड बोलो, ओवरसाइट या ओमिशन लेस लाइकली टू ऑकर। किसी भी सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू प्रोसीजर आपसे छूट जाए, ओमिट हो जाए, ओवरसाइट हो जाए उसका, लेस लाइकली टू ऑकर। एक्शन करना, लेस लाइकली टू ऑकर। अगर आपकी प्रॉपर क्वेश्चनर प्रिपेयर हुई है तो सारा इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एट वन टाइम। एक्शन करो, एट वन टाइम। ओके, रिव्यू कैन बी इजीली मेड ऑन एन इंटरिम बेसिस, इंटरनल बेसिस। बहुत अच्छा मेथड है। इट प्रोवाइड्स ऑर्डरली मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग द कंट्रोल डिफेक्ट्स। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे रिव्यू होना चाहिए, एनुअली, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डिटेल। इसका रिव्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आप सिर्फ मेन वर्ड्स प्लीज़ कॉपी पेन पे लिख के देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आराम से करना। आईसीक्यू पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट और एडवांटेजेस। इसके नीचे के 2 पॉइंट तो बड़े आसान है, आप कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट लिखना शुरू करें। मेन वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मेन वर्ड, most widely used form for collecting the information about existence, effectiveness, efficiency। मेन वर्ड लिख के देखो जरा सा। बोलिए मालिक। यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नीचे के 2 तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो कि नेचर क्या होता है इसका। इसमें क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिसमें यस डिनोट करता है सेटिस्फैक्शन, नो डिनोट करता है वीकनेस,
एक प्रोविजन बनाया जाता है फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ नो आंसर्स, और जो आंसर रेलिवेंट नहीं है, सॉरी जो क्वेश्चंस रेलिवेंट नहीं है उसके लिए नॉट अप्लीकेबल होता है, ये भी हमको मालूम था। हम ये ICQ किसको इशू कर देते हैं, मेन वर्ड बोलो, वी इशू इट टू द क्लाइंट, और रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स। फिर वो हमको जब आंसर देते हैं उनके पर्जुअल पे हमको मिलती है कुछ इनकन्सिस्टेंसीज जिनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, स्टाफ करता है हमारा किसके साथ, क्लाइंट के एम्प्लॉय के साथ, और फिर इसकी हम एक रिपोर्ट बना के डिफिशिएंसीज और रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट को सबमिट कर देते हैं। तो नीचे के दो पार्ट तो बड़े आसान है मालिक कि ICQ में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। सो फ्रेम्ड दैट यस डिनोट सेटिस्फैक्शन, नो डिनोट्स वीकनेस, क्वेश्चन जो रेलिवेंट नहीं उसके लिए आता है नॉट अप्लीकेबल, और नो वाले आंसर का हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए एक रिमार्क या प्रोविजन छोड़ा जाता है। हम दे देते हैं क्लाइंट को, वो इसको फिल करते हैं, पर्जुअल ऑफ आंसर पे हमको इनकंसिस्टेंसी मिलती है, एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं सजेशंस के साथ। क्या लिख पाएंगे ICQ? ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं चारों बातें, छोड़ के नहीं जा रहे हैं हम, छोड़ना नहीं है। ओके, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट, इसी का कंटिन्यूएशन। फ्लो चार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है फॉर ईच पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी। मेन वर्ड मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहला बोलो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। फ्लो चार्ट कैसा बनाया था, मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू। थर्ड बोलो मिनिमाइजेस नैरेटिव एक्सप्लेनेशन, समझाने की जरूरत ही नहीं है। देयर बाय अचीव्स दैट प्रेजेंटेशन विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म। फ्लो चार्ट से वो प्रेजेंटेशन होता है जो किसी और तरह से नहीं हो सकता। बर्ड्स आई व्यू मिलता है पूरे सिस्टम का। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन इजीली स्पॉट हो जाते हैं। इंप्रूवमेंट्स हमेशा सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन फ्लो चार्ट से पहले आपके लिए क्या जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर, हम फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें उससे पहले स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द एक्टिविटी, वेरियस चैनल्स ऑफ गुड्स, कैश, मटेरियल, ये सब पढ़ो। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ हमने बोला था ATM, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ATM, ये कर लेना तो आपका फ्लो चार्ट एक अच्छा तरीका होगा फॉर इवैल्यूएटिंग द होल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मेन वर्ड वापस से, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट, मोस्ट कंसाइज वे टू रिव्यू द ICS, मिनिमाइजेस द नैरेटिव एक्सप्लेनेशन, बहुत कम होगा। प्रेजेंटेशन जो किसी और फॉर्म में पॉसिबल नहीं है वो इसमें पॉसिबल है। बर्ड्स आई व्यू, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट होगा, इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो। पर ऐसा करने से पहले यू शुड नो द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑल द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ एक्टिविटी, चैनल्स ऑफ गुड्स, कैश, मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ ATM, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये दो मेथड्स हमने ICS की देखी, तो अब बाकी की दो अब देखेंगे। पहले मैं हमेशा इसको पढ़ाता हूँ ताकि इन दोनों का पर्पस भी हमको समझ में आए। अब आता है सर नैरेटिव रिकॉर्ड, MCQ में कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, नाम ही नैरेटिव रिकॉर्ड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन देते हैं। ध्यान रखना ये बर्ड्स आई व्यू नहीं है, ये समरी नहीं है, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन है। किसका, आंखों देखा हाल बोला था हमने हिंदी में इसको, है ना, लाइव कमेंट्री जैसा, एज फाउंड इन ऑपरेशन, सिस्टम जैसा चल रहा है वो देखो, ऑब्जर्व करो और उसको लिख लो, डिस्क्राइब कर दो। इसके लिए आपको सिस्टम के एक्चुअल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये तभी होगा, ये मेथड, ये सिस्टम आप लगाना चाह रहे हो, ये तभी रिकमेंडेड है जहां उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहां कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मतलब मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेसेस, नॉट फॉर लार्ज बिजनेस। अरे अगर आप जियो, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज का डिस्क्रिप्शन देने बैठ गए तो मालूम पड़ा एक 50,000 पेज की किताब लिख दोगे। तो ये सिर्फ नैरेटिव रिकॉर्ड किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल बिजनेस। ये MCQ में हिंट है आपके लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसके, पहला ये डिस्क्रिप्शन तो देता है लेकिन वीकनेस नहीं बताता। डिस्क्राइब तो कर दिया सिस्टम कैसा है, कैसा लग रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, वो तो लिख दिया, वीकनेस नहीं बताता।
फिर इतने बड़े सिस्टम को कॉम्प्रहेंसिव मैनर में समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, पूरा डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। और थर्ड, लास्ट ईयर और करंट ईयर में यदि कोई सिस्टम में चेंज आ गया, अब आपका डिस्क्रिप्शन बेकार हो गया, तो आपको उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। राइजिंग ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ मेन पावर, चेंज इन द या अपडेशन इन द सिस्टम्स, ये 3 डिसएडवांटेज। बोलो सबसे पहला, तो कॉम्प्रहेंड द इंटरनल कंट्रोल इन ऑपरेशन इज डिफिकल्ट, टू आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सिस्टम इज डिफिकल्ट, एंड टू इनकॉर्पोरेट चेंज ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मेन पावर इज डिफिकल्ट। ये 3 डिसएडवांटेज है। चेकलिस्ट क्या है सर? ये भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चनर है? नहीं, ये क्वेश्चनर नहीं है। क्वेश्चनर के लिए मेन वर्ड कैसा था? कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज। यहाँ पर आप छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, अपने मेंबर को दे रहे हो। वहाँ पे हम सीरीज ICQ फिल करवाते हैं, किससे? कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉइज, दोनों में डिफरेंस समझना। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट है कि आप टिक करते जाओगे कि ये फॉलो हो गया, इसका आंसर दे दिया क्या हमने। तो ये ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट, ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट है। आपने परचेज से रिलेटेड 6 इंस्ट्रक्शन दे दिए कि अपना आर्टिकल जो है ये चीज़ें चेक कर लेगा। जैसे कि क्या टेंडर आते हैं क्या भाई इनके यहाँ ऑर्डर प्लेस करने से पहले? परचेज जो है रिटर्न ऑर्डर पे ही जाती है कि ओरल ऑर्डर पे जाती है? परचेज का कोई फॉर्मेट है क्या? परचेज का ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड है क्या? परचेज के फॉर्म्स प्री नंबर्ड हैं क्या? इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट्स अप्रोप्रिएटली मेंटेन हो रहे हैं सेपरेट पर्सन्स या अप्रोप्रिएट पर्सन्स के द्वारा? तो हम क्या करते हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस या उन क्वेश्चंस को अपनी चेकलिस्ट में डालते हैं जो हमारे आर्टिकल्स हम चाहते हैं कि वो फॉलो करे, जो हमारी टीम फॉलो करे या आंसर दे। इसीलिए इसको ऑन द जॉब बोला जाता है। इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे कि हम जो कंट्रोल्स चेक करना चाहते हैं, हमारे डिज़ायरेबल एलिमेंट्स, वो हम चेक कर पाएँ। और ये एग्जाम्पल परचेज के 5 पॉइंट का है। सबसे पहला, टेंडर इन्वाइटेड, परचेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड है, प्री नंबर्ड है, कंट्रोल अकाउंट्स अलग से मेंटेन हो रहे हैं। आराम से देखो, चेकलिस्ट नैरेटिव रिकॉर्ड का मेन वर्ड होता है आपका कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। इसका मेन वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, इसका मेन वर्ड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये मैं मेन वर्ड क्यों बता रहा हूँ? ताकि MCQ में आप क्लियरली समझ पाओ। मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन होता है, मत रखना, ये हम बनाते हैं हमारे मेंबर के लिए। इस तरह से 4 मेथड्स हैं आपके पास जिससे आपको इवैल्यूएशन में हेल्प मिलती है। आराम से इन पे नज़र मारो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। यस, तो इन 4 पॉइंट्स पे प्लीज़ इनको रीड करके इसलिए भी जाना ज़रूरी है क्योंकि इस पर MCQ क्वेश्चंस भी वो लोग फ्रेम कर रहे हैं। और क्या खास है? सिग्निफिकेंट रिस्क, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 को बिलोंग करता हुआ। सिग्निफिकेंट रिस्क हम सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, प्लानिंग के दौरान कंसिडरेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ते हो आप इसको। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है सर? एक आइडेंटिफाइड और असेस्ड रोमम जो हमारे जजमेंट में स्पेशल कंसिडरेशन मांगती है, जो ऑडिटर के जजमेंट में विच डिमांड्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अच्छा, ये इनहेरेंट है, अलग से तो आती नहीं है, एंटिटी के अंदर ही है ना? क्यों है इनहेरेंट? एंड हैविंग हायर लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। इसकी 2 खास बातें बताओ सर। सिग्निफिकेंट है तो होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं ऑकरेंस, और अगर हो गया तो मिस स्टेटमेंट हायर होगा, इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना, रिपीट होता है। हम मोस्टली जब बाकी सब जगह सिग्निफिकेंट रिस्क वर्ड पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसकी डेफिनेशन हम ऐसे 315 में देख लेंगे, चैप्टर 3 में देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं ना।
तो सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है सर? आइडेंटिफायर असेस्ड रोमन विच रिक्वायर स्पेशल फोकस, स्पेशल कंसिडरेशन। सिग्निफिकेंट रिस्क इनहेरेंट रिस्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस भी ज़्यादा है, मिस स्टेटमेंट का मैग्नीट्यूड या डिग्री भी ज़्यादा होगी। अब आप कैसे समझोगे कि कोई रिस्क सिग्निफिकेंट है? सर चेक करो वो रिस्क, अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड है, कोई रिस्क अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड है मतलब वो सिग्निफिकेंट है। तो इन एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑडिटर क्या क्या ध्यान रखेगा, क्या क्या कंसीडर करेगा, चेक करेगा वो रिस्क कैसी है, सिग्निफिकेंट कैसे होगी। सर अगर वो रिस्क सिग्निफिकेंट होगी अगर वो रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एक रिस्क सिग्निफिकेंट यदि होगी तो कब होगी? जब वो रिसेंट किसी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग, अदर डेवलपमेंट की वजह से हुई है जिसपे स्पेशल अटेंशन देना है। अगर कोई रिस्क सिग्निफिकेंट है तो क्यों है सर? ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है आपकी। रिस्क सिग्निफिकेंट क्यों है सर? अरे आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो ट्रांजैक्शन। तो देखो 2 पॉइंट ट्रांजैक्शन के बोलूं, आराम से समझना, बहुत इजी आंसर है, आराम से समझना, वापस से बता रहा हूं 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट मतलब सर महत्वपूर्ण, मटेरियल बोल लो चलो, जिस पे ऑडिटर का ध्यान जाना ही चाहिए बिल्कुल। क्यों सर? एक तो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, प्लस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हायर डिग्री का होगा, मटेरियल हो जाएगा। अब हम कैसे समझेंगे कोई रिस्क सिग्निफिकेंट है? सर फ्रॉड हो रहा है क्या? हाँ तो ये रिस्क सिग्निफिकेंट है। सर कोई रिसेंट इकोनॉमिक या अकाउंटिंग डेवलपमेंट हो रहा है जिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, कोई नया AS आया है क्या? हाँ सर तो वो सिग्निफिकेंट है, ध्यान दो उस पर, उसका एप्लीकेशन प्रॉपर है कि नहीं। सर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है किसी ट्रांजेक्शन में, रिस्क हो सकती है। 4th हमने बोला रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, रिस्क हो सकती है। ऐसा कोई भी मुद्दा जिसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी मुद्दा, वैल्यूएशन हो सकता है, AS का एप्लीकेशन हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, एस्टिमेट्स हो सकते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। सिमिलरली अगर आप आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। और सिमिलरली कोई भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन या जजमेंटल मैटर जिसमें इन्वॉल्व हो वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क में आएगा। तो सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे जज करता है ऑडिटर? वो क्या देखता है? बोलते जाओ, मन से बोलना शुरू करो भाई। पहला फ्रॉड की रिस्क, दूसरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट, 3rd कॉम्प्लेक्सिटी, 4th रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 5th डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6th आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप तो ट्रांजैक्शन की 3 पॉइंट हो गए यार ये। 6th हमने बोला इसके बाद कि सर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, नॉन रूटीन या जजमेंटल मैटर इन्वॉल्व है, वो सारे मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क में जाएंगे क्या? प्लीज लिख के देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 6-7 पॉइंट है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिंपल सोचना, सिग्निफिकेंट काई की रिस्क है सर? फ्रॉड की, हाँ फ्रॉड की रिस्क है। और सिग्निफिकेंट सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी हुई है, इसको आगे पीछे कर लो वर्ड को, ऐसे डी, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। ट्रांजैक्शंस के एंगल से बोलो, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो आप, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ट्रांजैक्शंस जिसमें नॉन रूटीन है, कभी कभी होते हैं, रेगुलर नहीं होते, जिसमें जजमेंटल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, है ना। फिर सब्जेक्टिविटी वाला एक पॉइंट अलग से ले लेंगे हम, ये वाला। बाकी तो देखो आ गया क्या आंसर कि कौन सी चीज़ें सिग्निफिकेंट रिस्क में जाएगी। देखो चाहो तो नोट कर लो, ये समराइज्ड मैनर में हमने सिग्निफिकेंट रिस्क का आंसर अभी हाल याद कर लिया। बोलो भाई, ट्राई करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिग्निफिकेंट रिस्क। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो हमने नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन और जजमेंटल मैटर्स की बात की, इसके एग्जांपल्स। लेकिन पहले ये आप रिस्क ऑफ फ्रॉड, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 4 पॉइंट हो गए क्या? 6 पॉइंट चेक करो यार, या 4-5 पॉइंट लिख दोगे क्या यार? सिग्निफिकेंट रिस्क जिस पे ऑडिटर का फोकस जाना चाहिए, कंसिडरेशन जाना चाहिए, उसी को सिग्निफिकेंट बोलते हैं। उसी का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट क्यों माना आपने। यस चलो अब आते हैं सर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स पे। बहुत इजी एग्जांपल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके चिल होके बैठे। सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है सर? जो अनयूजुअल है ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर नेचर, ड्यू टू देयर फ्रीक्वेंसी, कभी कभी होते हैं। सर एग्जाम्पल दो ना ऐसे जो अनयूजुअल है। अरे यार मैनेजमेंट को आना पड़ रहा है बीच में, इंटरफेयर करना पड़ रहा है, इंटरवेन करना पड़ रहा है
किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए उनसे भी हमको डिस्कस करना पड़ रहा है। ये नॉन रूटीन होता है, रेगुलर तो होता नहीं। कभी कभी मैनेजमेंट आता है इस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जिसमें ग्रेटर इंटरवेंशन है मैनेजमेंट की तरफ से। तो ग्रेटर वर्ड से याद रखना, ग्रेटर क्या है? मैनेजमेंट इंटरवेंशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ग्रेटर क्या है? मैनुअल इंटरवेंशन, डाटा कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैन्युअली आप डिपेंडेंट हो, ये नॉन रूटीन हो सकता है। कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो कॉम्प्लेक्स वर्ड याद रखना, कॉम्प्लेक्स वर्ड याद रखना। या तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है इसलिए नॉन रूटीन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है इसलिए नॉन रूटीन है। और नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शंस, जिससे हमको डिफ़िकल्टी होती है इम्प्लीमेंट करने में कोई इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क ऑफ द एंटिटी। तो 4 बातें बोलो आराम से। नॉन रूटीन क्या होता है? जो कभी कभी होता है, अनयूजुअल है ड्यू टू इस साइज, नेचर और फ्रिक्वेंसी। उसके पहला एग्जांपल, मैनेजमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन ज़रूरत पड़ रही है इस बार, नॉन रूटीन है सर। ये ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन है डाटा कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ये भी नॉन रूटीन है। कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कभी कभी होता है, रोज़ रोज़ तो नहीं होता। और आपके जो ट्रांजेक्शन्स है, जो नेचर है ट्रांजेक्शन का वो इस तरह का है कि आप इफेक्टिव कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे एंटिटीज़ की रिस्क में। ये 4 एग्जाम्पल है, इनको लिख कर याद करना। और जजमेंटल मैटर के भी एग्जाम्पल्स आते हैं, 2-2 मार्क्स के लिए हैं ये। जजमेंटल मैटर कहाँ इन्वॉल्व है सर? डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में। जो क्यों अराइज होते हैं ये अकाउंटिंग एस्टीमेट के डेवलपमेंट में, जजमेंट्स क्यों लेने पड़ते हैं? ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एन अकाउंटिंग एस्टीमेट और फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन हैविंग सम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। कभी कभी इसी को आप KM पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी करते हो, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। जजमेंट्स कभी कभी सब्जेक्टिव या कॉम्प्लेक्स होते हैं या अजम्पशंस रिक्वायर करते हैं विच विल अफेक्ट द फ्यूचर, इसलिए भी हम उनको जजमेंटल मैटर्स बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो मेन वर्ड बोलो, रिस्क कहाँ बढ़ जाती है? जहाँ जजमेंटल मैटर्स इन्वॉल्व हो। जजमेंटल मैटर्स कहाँ होते हैं? तो रोमम वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट मैटर्स हैं विच रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ सम अकाउंटिंग एस्टीमेट लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैविंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हैविंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। जजमेंट सब्जेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स है, अजम्पशंस का यूज़ है, इसीलिए सिग्निफिकेंट है और इसीलिए सिग्निफिकेंट रिस्क भी इस पे आती है। तो ये 2 क्वेश्चंस ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से? सिग्निफिकेंट रिस्क और इनके एग्जांपल्स, नॉन रूटीन और जजमेंटल मैटर के एग्जांपल, ये जरूर पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना भाई। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन। ये हमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ ही देख लिया था, है ना, IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। और एक होता है इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी आप रीडिंग लेके जरूर जाना। ये लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे, हमने बहुत सारे पार्ट्स देख लिए। इंटरनल ऑडिट में आप सेक्शन 138 जानते हो क्या? ये तो लिख दोगे ना 138, तो सेक्शन 138 के इंटरनल ऑडिट किस किस के लिए कंपलसरी है? रूल 13 है ना, ये पढ़ लेते हैं चलो पहले। ये इजी भी आपका पढ़ा हुआ भी और इम्पोर्टेंट भी, कभी MCQ में ही आ जाए। बोलो इंटरनल ऑडिट किस किस कंपनी को कराना है? हर कंपनी को कराना है क्या? ना। रूल 13 बोलता है कंपनीज अकाउंट्स रूल्स का कि फॉलोइंग कंपनी मस्ट अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहला तो किसको कवर करना ही था? लिस्टेड को तो करना ही था। अनलिस्टेड में क्या बोला गया सर? जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़, किसका? प्रीसीडिंग ईयर का, इस साल का नहीं, प्रीसीडिंग का। ये भी किसका? प्रीसीडिंग का। आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स कहाँ से? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किससे? 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी कब देखना है? पिछले साल। तो एक बात बताओ, 24-25 के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है कि नहीं, इसका डाटा कहाँ से उठा रहे हो आप? 23-24 क्वेश्चन ध्यान से देखना हो, फाइनेंशियल ईयर किसका पूछ रहे हैं, उसका पिछला साल आपको चेक करना पड़ेगा, बस इसका ध्यान रखना। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स किससे ज़्यादा हो? या तो 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। चारों में प्रीसीडिंग है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अनलिस्टेड के लिए MCQ भी आ सकता है। पढ़ा हुआ है क्या 138? लिस्टेड कंपनी इंटरनल ऑडिटर करना ही है अपॉइंट। PUSC 4 क्राइटेरिया बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। डाटा 50, 200, 125, हम बोलते हैं इसका 4 टाइम्स, इसका हाफ, इसका 1/4। और प्राइवेट में इनमें से 2 क्राइटेरिया लग रहे हैं, एक लग रहा है टर्नओवर का, एक लग रहा है आउटस्टैंडिंग लोन्स का। तो क्या आंसर बना पाएंगे हम इंटरनल ऑडिट के ऊपर? बोलिए कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर? सर एक CA भी हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं हो।
एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है या कोई और प्रोफेशनल हो सकता है जो बोर्ड डिसाइड करे. ही मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय. ये ध्यान रखना, ही मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इंटरनल ऑडिटर ज़रूरी नहीं है कि मेरा एम्प्लॉय हो सकता हो मेरा एम्प्लॉय ही हो. मैंने ही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर बनाया है और वो सब मेरे एम्प्लॉयज़ ही हैं. बाहर से एक्सटर्नली भी बुला सकते हो. यस, तो ये आप इंटरनल ऑडिट के 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा. एक आईएफसी की हमने डेफिनेशन देख ली. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेक्शन कौन सा लग रहा है? 134(5)(e) डेफिनेशन का है. रिपोर्टिंग हम किस में करते हैं? 143(3) में करते हैं. 143(3) में करते हैं ना इसकी रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर और इन सब के ऊपर. 2 डेफिनेशंस में ये वाला आपका पड़ा हुआ है. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे जो गाइडेंस नोट है उसमें एक डिफरेंस उनने पूछा है. तो आईएफसी क्या होता है, ध्यान से देखना, आराम से देखना. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को क्या बोला गया? दीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. कंट्रोल सिस्टम है तो ऑब्वियसली पॉलिसीज प्रोसीजर्स तो हैं. किस लिए? फॉर ऑर्डरली एंड इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. कंपनीज पॉलिसी को फॉलो करना. सोआ, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. सोआ बोलते हैं हम इसको बार बार. सोआ, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. पीडीएफ, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स. एका, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. फिर टीपीआर, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन. कंपनी पॉलिसीज को एडहेरेंस सीपीए. कंडक्ट ऑर्डरली होना चाहिए, तो कंडक्ट पे 2 वर्ड लगा रहे हैं हम, ऑर्डरली एंड इफिशिएंटली. ये है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए गाइडेंस नोट भी इशू किया आईसीआई ने, जिसमें बोला गया ये भी एक प्रोसेस ही है लेकिन जो प्रोवाइड करती है रीजनेबल एश्योरेंस. किस बारे में? रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में. पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए हुए हैं वो कैसे हुए? एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये दूसरा टारगेट है. तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 2 टारगेट है. प्रोसेस जो रीजनेबल एश्योरेंस के लिए है कि रिलायबिलिटी है, और हमारा गैप के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए. तो इतना भी आप पढ़ लें तो बहुत है, चलेगा. सबसे पहले प्राइमा फेसिली इतनी चीज़ें आपको कंट्रोल सिस्टम की कवर करनी चाहिए, जैसे चारों मेथड्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशंस, उसके बेनिफिट, सिग्निफिकेंट रिस्क, नॉन जजमेंटल मैटर के एग्जाम्पल, नॉन रूटीन के और जजमेंटल मैटर के एग्जाम्पल. इन चारों मेथड्स पे एमसीक्यू भी आ सकता है. देखा जाए तो चैप्टर 3 में शायद बहुत कम छूटा है क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा तो पढ़ लिया. 320 हो गया, ऑटोमेटेड हो गया, ये तो 2 करने ही है सबसे पहले आपको चैप्टर 3 में. थर्ड, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट ईजी हैं, 7-8 पॉइंट हैं, आप पढ़ोगे तो मन से लिख दोगे. डेफिनेशन ज़रूर करके जाना. इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है, और ये कुछ क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल के. ओके, बोलो भाई लोग. यस, आपको जो अब अलग से पढ़ना है अगर घर पे कुछ, तो आपको पढ़ना है अब सिर्फ जो मैंने कवर करवा दिया, मैं वो बता देता हूँ. मैंने 100% जो कवरेज दे दिया है आपको हर चीज़ का. कौन से चैप्टर फुल कवरेज किया? चैप्टर 1, 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8. एक ऐसे छोड़ा इसमें 610 वाला है ना. 9 में हमने 85% तक का कवरेज दे दिया. 10 पूरा कर लिया, जितने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. 11 पूरा कर लिया. 3 में भी हम बोल सकते हैं 80% के कवरेज तो हमने ऑलरेडी कर ली है. 4 में हमने 500 देख लिया, 501 देख लिया, 505 देख लिया, 550 देख लिया, 520 देख लिया, 530 देख लिया. 550 में 1-2 क्वेश्चंस कंपाइलर से देखे. 4 भी लगभग पूरा कंप्लीट है. 100% डिवीजन की तरफ है हम. चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 8 में बस आपको एक ऐसे 710 आपको देखना रहेगा. 299 हम देख चुके हैं. 700, 705, 701, 706, कारो 299 ये हम देख चुके थे. सिर्फ एक ये ऐसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ. कल टेस्ट भी है आपके, कुछ टॉपिक्स का मैंने आपके ग्रुप पर डाला है ना. उस टेस्ट को 50 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट, हम पहले 50 मार्क्स ही कवर कर रहे हैं. वो टेस्ट ही कैसा है, 50 मार्क्स का थ्योरी पार्ट. हम थ्योरी पूछेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए जो हमको 50 मार्क्स का कवरेज देते हैं. तो अभी ये जो आपने रिवीजन किया ये 100% हुआ है. 6 जून से स्टार्ट किया था, आज 28 जून है. बीच में 3 गैप भी आपको दिए ताकि आप बीच में पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर पाओ. 100% तो कवरेज नहीं हो पाया हाँ, लेकिन 95% तक दिख रहा है. बोलो
हाँ, चैप्टर 2 भी आप चार्ट से बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। समरी चार्ट से आप कोई सा भी टॉपिक कर सकते हो। एक बार बस सामने हैंड रिटन नोट्स इसलिए रख लेना कि इसमें कोई क्वेश्चन कम हो, इस सेंस में कि ये समरी थी। कभी वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि कोई 1-2 क्वेश्चन कभी छूट गए हो पूरा ऑडिट में, वरना ये 80 पेजेस में पूरा ऑडिट कवर्ड है। 80 पेजेस हैं टोटल ये। तो आई होप ये पूरा रिवीजन विद्योदय की जो जिद सीरीज थी इससे आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और अब क्लास नहीं होगी संस्कार, ये लास्ट क्लास है क्योंकि अब रिवीजन के लिए कुछ बचा नहीं है। अब आपके जो डाउट्स हो वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है विद्योदय के, जो स्टूडेंट विद्योदय के ही हैं उनके ग्रुप भी हैं। जिन्होंने नया ज्वाइनिंग किया उनके लिए सीए इंटर करके ग्रुप बनाया, मैं उसकी लिंक आपको यहाँ दे देता हूँ। विद्योदय सीए इंटर ग्रुप की लिंक है ये मैं आपको ये भी दे देता हूँ। जो लोग नए हैं वो इस लिंक को ज्वाइन करें, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। हाँ, ऐसे 610 पे रीडिंग मान लेना। हाँ यार, पूरा डिटेल रिवीजन था, वैसे कुछ भी छोड़ा नहीं है और बहुत आराम से करा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने इतना पढ़ लिया कि आप ना पढ़ पाओ। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी, आपको मालूम होगा। 1 to 1.5 आवर्स मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद 2 घंटा आप हाथों हाथ उसको याद कर लो। और डिटेल्ड रिवीजन था ये, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल्ड रिवीजन कहीं और अभी हो रहा होगा। मॉड्यूल पूरा कवर हुआ, आपके टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पूरे कवर हुए, कंपाइलर पूरा कवर हो गया, आपकी आरटीपी एमटीपी भी कवर हो गई। सबसे अच्छी बात ये। तो आप बोल सकते हैं हम इतना तो कर ही लेंगे मालिक कि 50 मार्क्स आ जाएं। भाई 30 मार्क्स से तो एमसीक्यू ही है, मतलब मिनिमम 50 का टारगेट तो रख ही सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए एग्जाम्शन तक ले आए उसको। और आ रही है बहुत आराम से एग्जाम्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम्शंस नहीं आ रही। 60 मार्क्स आ रहे हैं बहुत आराम से ऑडिट में भाई, है ना। आप समझो टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग से मॉड्यूल भी कवर होता है आपका, वो भी कवर हो गया। और अब जो ऑडिट आसान है ग्रुप है उस पर मैं एमसीक्यू पोस्ट करता जाऊँगा डेली। अभी मैंने शुरू के 2-3 चैप्टर्स तो कर दिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 11। चैप्टर रोक दिए थे 7 से। वापस से हम एमसीक्यूज़ की आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे और मंडे से करेंगे। पहले आप कल टेस्ट दो, पहले आप कल का टेस्ट बहुत अच्छे से दो। कल का टेस्ट ही आपके 50 मार्क्स का है। डिसिसिव है ओवरऑल, जो आपका 50 का वेटेज है उसी को ही हमने टॉपिक्स में लिया, उतने ही टॉपिक्स का ही आपका टेस्ट है। नहीं संस्कार भाई, हम यहीं पर हैं, काय को मिस करना भाई, कभी भी कॉल कर लेने का, कभी भी मैसेज कर देने का। और यहाँ से अभी भी हमारे पास पूरा जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में एग्ज़ाम है, पूरे और अभी 2-2.25 महीने हैं। हम लगातार ऑडिट पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना बस, ऑडिट छोड़ना नहीं है। जब आप अगले रिविजन्स की तरफ बढ़ोगे, कॉस्ट और अपना लॉ और एफएमएसएम, तो भी आपको डेली ऑडिट पे 1 आवर तो देना ही है। 1 नहीं दे पाओ तो 30 to 45 मिनट्स इन्हीं रिवीजन वीडियोस को बार बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन सेशन चलेंगे जुलाई में भाई। 1 जुलाई से नए 3 सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे आपके। लॉ शुरू हो जाएगा, कॉस्ट शुरू हो जाएगा, एफएमएसएम शुरू हो जाएगा। आपके रिवीजन चलते रहेंगे। आप इधर थ्योरी के लिए, ऑडिट के लिए ज़रूर 30-40 मिनट डेली निकाल के रखना, कहीं से भी टाइम निकालना। ओके। और ये मुझे ये भी बता दें, ये जो हमारा पैटर्न रहा कि हमने पहले मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपको 2-2.5 घंटे दिए पढ़ने के लिए, क्या वो पैटर्न सही है, गलत है, क्या है? मतलब थोड़ा सा गाइड भी कर दो यार। रिवीजन तो ले लिया हमने, ये थोड़ा सा आपके फीडबैक भी शेयर कर देना भाई। हाँ बोलो। है ना, करेक्ट। तो फीडबैक्स दे दीजिएगा इसके, क्योंकि लगभग ये मैंने जो लिखा है ये सब कवर हो गया है, कुछ बचा नहीं है। मतलब इस पे मार्क्स वेटेज पे भी बात करें तो हमने ऑलरेडी 90 मार्क्स तक का कवरेज दे दिया है। 1-2 चीज़ें तो आप भी छोड़ते हो। चैप्टर 5 बहुत अच्छे से करा है हमने, बहुत डिटेल्ड मैनर में करा है, जिससे बहुत डर लगता है। जो खासकर आपके फियर फैक्टर्स थे और फियर फैक्टर इससे ज़रूर दूर हुए होंगे। चैप्टर 5 बहुत डिटेल्ड और अच्छे से हमने करा है। उसके और शॉर्ट रिविजन वीडियोस भी है मई 25 अटेम्प्ट के लिए, जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, वो भी आप देख लेना। हाँ, लोड नहीं आया आप पे, ये बात बिल्कुल मैं भी बोलूँगा, क्योंकि एक दिन में कई बार तो हमने कोई एक चैप्टर या कुछ 1 या 2 एसेज ही करें, सिर्फ बहुत कम पार्ट एक दिन में रिवाइज किया, ताकि आप भी उसको बहुत अच्छे से करो। शुरू में वो पार्ट कवर किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पे ही हम पास होने वाले हैं, मार्क्स वेटेज को कंसिडर करते हुए। यस,
चलिए मालिक, तो मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट सारी रिवीजन सीरीज के लिए ऑल द बेस्ट। कल के टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया और अच्छे से तैयारी करना, उसके लिए भी शुभकामनाएं। सुबह 8:30 बजे से टेस्ट रहेगा सेम टाइम पे, ताकि आपका शेड्यूल ना बिगड़े। ओके, यस। और बीच बीच में और भी मैं कुछ 2-2, 3-3 टॉपिक्स के टेस्ट रखने की कोशिश करूंगा, एज पर यूर शेड्यूल, यूर कन्वीनियंस, है ना। टेस्ट तो रखने ही पड़ेंगे हमको, फिर मॉक टेस्ट होंगे लास्ट में 100 मार्क्स के, वो भी हमको देने हैं। ओके मालिक, मिलते हैं फिर। धन्यवाद सभी का, आपके कॉपरेशन, आपके सपोर्ट के लिए। बहुत सारा टाइम और एनर्जी और प्यार आप लोगों ने इन्वेस्ट किया इस सीरीज़ के लिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और लगातार पढ़ना है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, कॉल कर लें, मैसेज कर लें। सारे टीचर्स आपके साथ अवेलेबल हैं टिल द एग्ज़ाम्स, तो बिल्कुल उनको फॉलो करें। मिलते हैं फिर, धन्यवाद सभी का, थैंक यू, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।